चलिए, छोटे से ब्रेक के बाद नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है, जरा बोल के बताओ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए जी, चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ट्रांजिट करने के पहले दो बातें मैं करना चाहता हूँ। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 में जब हम आते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अपने को रखना है। सबसे पहली चीज़, चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने लिखना चाहता हूँ। मैंने चैप्टर 1 में जो सीखा है वो है आर्टिस्टिक अप्रोच। मैंने क्या सीखा है? आर्टिस्टिक अप्रोच। आर्टिस्टिक अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब भी मैंने बिजनेस के बारे में चर्चा करी, तो अगर मान लीजिए मैंने एक छोटे पानी पतासे वाले स्टॉल की व्यक्ति की बात करी है, मैंने एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, या मैंने टाटा जैसी बड़ी कंपनी की बात करी है, तो मैंने हर बार ये कहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई होगी तो किसी छोटे पैमाने पर हुई होगी, अपने आर्ट की वजह से शुरू हुई होगी। जैसे मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, तो उन्होंने कुछ आर्टिस्टिक अप्रोच लगाई होगी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें शुरू हुई होंगी, राइट। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर हमें सिखाता है कि मैनेजमेंट में जो भी व्यक्ति ने बिजनेस चालू किया है, उसकी जो एक आउटलेट है, जो एक दुकान है, जो एक दुकान उसकी चल रही है, वो किसकी वजह से चल रही है? उसके आर्ट की वजह से चल रही है। तो वो एक आर्टिस्टिक अप्रोच लगाते हैं। जैसे अपन इंदौर में है, तो अपन इंदौर में सराफा जाते हैं। सराफा सुना है अपने? इंदौर में खाने की फेमस जगह है। और वहाँ पे एक जोशी जी करके हैं। जोशी जी क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं, दही बड़ा बनाते हैं शायद। तो उनका एक अपना आर्टिस्टिक स्टाइल है कि वो इस दही बड़े को हवा में उछालते हैं, बाय डिफॉल्ट कैच करते हैं और उसके बाद इसको बना के बेचते हैं। अब मेरी बात को आप समझना, सब इंग्रेडिएंट एक तरफ और उसको ऊपर उछालना और नीचे कैच करके देना एक तरफ। क्या ऊपर उछाल के नीचे देने से इंग्रेडिएंट में कोई चेंज आ रहा है? कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है क्या प्रोडक्ट की? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका आर्ट है, इस वजह से ये बिजनेस चलता है। उनका आर्ट है, इस वजह से ये प्रोडक्ट बहुत मार्केट में बिकता है और वो इंदौर के नोन आदमी, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर बिजनेस का इनिशियल फेज आर्टिस्टिक अप्रोच से चलता है। हर मैनेजर को अपना खुदरंग आर्ट ढूंढना पड़ता है। एक होता है ना, सेल्फ कलर बनाना पड़ता है कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं किस तरीके से दिखाऊंगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल फेज क्या होता है? आर्टिस्टिक स्टेज। और वो कैसे बिजनेस करते हैं? आर्टिस्टिक अप्रोच से बिजनेस करते हैं। अब क्या होता है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने एक ऐसी शॉप बनाई जिसमें मेरा आर्ट की वजह से बिजनेस चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ ऐसी मेरी 100 शॉप हो, तो अब मैं 100 शॉप में 100 शॉप्स के अंदर इस आर्ट को ले जा नहीं सकता। मैं 100 ऐसे लोग नहीं रेडी कर सकता जो ऐसा ही परफॉर्म करेंगे हर दुकान पे। और अगर करेंगे तो मैं उनको नोटिस कैसे करूंगा, क्रॉस चेक कैसे करूंगा? अब मेरे को डेवलप करना पड़ेगा एक सिस्टम। क्या डेवलप करना पड़ेगा? और इस सिस्टम को डायरेक्टली सिस्टम बोलने के बजाय मैं बोलता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन। क्या वर्ड बोलता हूँ मैं? तो आर्टिस्टिक अप्रोच से स्टैंडर्डाइजेशन पे जाने की जो जर्नी है, आर्टिस्टिक अप्रोच मतलब एक सिंपल बिजनेस, एक छोटा व्यापार। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसी बिजनेस का लंबा चेन बना लिया है हमने, काफ़ी बड़ा स्केल कर लिया है, बड़े लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है। छोटे से बड़े पे जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो आर्टिस्टिक अप्रोच से स्टैंडर्डाइजेशन पे जाने के लिए हमें करना है, वो क्या है? उस स्टेज के बीच में हमें कौन मिलेगा? उस स्टेज के बीच में हमें मिलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिस्टिक अप्रोच से लेके स्टैंडर्डाइजेशन पे जाने तक। क्या ये बात समझ पाते हैं? आर्टिस्टिक अप्रोच से शुरू होंगे और कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्डाइजेशन पे। छोटे व्यापार को बड़े व्यापार में बनाने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो शब्द हैं, एक प्रिंसिपल और एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, कई बार बात कर चुके हैं उस पर। नॉर्मली अगर सिंपल वन लाइन बोलना हो तो क्या बोलोगे? मैनेजमेंट टेक्टफुली, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन जब मैं वर्ड आता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को कैसे रिप्रेजेंट करूं? प्रिंसिपल को मैं क्या बोलूं? तो प्रिंसिपल का मतलब यहां पे हुआ
प्रिंसिपल एक तरीके का गाइडिंग टूल है। कैसा टूल है? जो आपको ये समझाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशंस। मतलब आप, ये रूल नहीं है, ये मत समझना, प्रिंसिपल रूल नहीं होते, ठीक है? प्रिंसिपल टेक्निक भी नहीं होती, टेक्निक अलग चीज होती है ना। प्रिंसिपल वैल्यू होता है। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा होगा। इट्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल, एक गाइड की तरह है। जैसे आपको लेफ्ट नहीं राइट लेना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो ये एक बेसिक गाइडेंस दी गई है आपको। तो दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स। तो अब वो कह रहे हैं ऐसा, इसको थोड़ा सिनेरियो में बना देते हैं कि जब मैनेजमेंट की बातचीत शुरू की गई होगी, जब मैनेजमेंट पे चर्चा चल रही होगी, तो बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट होते हुए देखा होगा। कुछ लोगों ने इंटरप्रीट करा होगा कि मैनेजमेंट सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कुछ लोगों को लगा होगा इसको और बेटर बना सकते हैं, इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो जब कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और बात कर सकते हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट की स्टडी करी और फिर कोड करे कुछ प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स किसके बेस पे बने होंगे? ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी पे बने। मेरे साथ रिपीट करिए, किस पे बने हैं ये? ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी पे। क्या ये बात समझ पाते हैं आप? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल का मतलब हुआ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशंस। और सबसे सरल वर्ड क्या बोलेंगे, सबसे बढ़िया शब्द क्या यूज करना चाहिए मुझे? ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग टूल है। रूल नहीं है, गाइडिंग टूल है। रूल में क्या होता है, अगर नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। प्रिंसिपल में ये होता है कि मैंने आपको बताया, आपको करना चाहिए, आप करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी थी। क्या जो प्रिंसिपल है मैं उसको ट्विस्ट करके अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हो ना मैनेजमेंट के। तो हो सकता है ये प्रिंसिपल आप जो मेरे को बता रहे हो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में चलता हो, इस ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा लेकिन मॉडिफाइड वे में चलेगा, तो मॉडिफाई कर लेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द वर्ड ऑफ प्रिंसिपल, राइट? नाउ विल रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कम। Principles of management are broad guidelines that help manager to make effective decision and guide behavior with an organization. प्रिंसिपल का मेजर काम क्या है? गाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन को बताना क्या सही है क्या गलत। द फाउंडेशन फॉर मैनेजरियल एक्शंस allow flexibility and creativity is applying them to different situation. फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल से हम हमेशा बात करते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक बेसिक कैलकुलेशन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रमोशन देंगे तो सीनियरिटी के बेसिस पे देंगे, जो ज़्यादा सीनियर होगा उसको पहले प्रमोशन देंगे। वहीं पे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये कहना है कि हम भी प्रमोशन देंगे, पर हम प्रमोशन देंगे किसके बेसिस पे? टैलेंट के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जिसने पिछले साल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा उसको हम प्रमोशन देंगे, डिस्पाइट ऑफ कि वो सीनियर है या नहीं। अब ये दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल हैं। कहने को आप लड़ सकते हो कि नहीं यार सीनियरिटी के हिसाब से ही सही है, कोई बोलेगा नहीं परफॉर्मेंस बेस्ड ही होना चाहिए, कोई बोलेगा अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है तो हर बार नई परफॉर्मेंस में कोई व्यक्ति ज़्यादा करेगा कम करेगा तो हर बार प्रमोशन अलग व्यक्ति को मिलेगा। सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन दोगे तो एटलीस्ट लोगों को पता तो है कि इतने साल काम करने के बाद हम प्रमोट हो जाएंगे। तो सबके अपने अपने पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन मैनेजर का इंसाइट होता है कि वो कौन से प्रिंसिपल को रख के ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाए, क्योंकि वो आर्टिस्टिक अप्रोच से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जा रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं एक कंसेप्ट आपके सामने रखता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में टीचर्स इस पर डील करने से थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक्स और वैल्यू की भी चर्चा है, पर टेक्निक अलग है, वैल्यू अलग है। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको रीड करना है अपने को साथ में। तो आइए हाइलाइटर उठाइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज़, जिसमें मीनिंग में मैंने लिखा है
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो जर्नल गाइडलाइंस है मैनेजर के लिए फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, वेयर एज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्पेसिफिक मेथड और स्टेप टू परफॉर्म मैनेजरियल टास्क। जहाँ मेथड सिखाई जाए कि इस मेथड से काम होगा, जहाँ फॉर्मूला सिखाया जाए कि ये काम करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, तब हम क्या बोलेंगे टेक्निक है। ये काम करना है, इस तरीके से करना चाहिए, करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, ये क्या है, प्रिंसिपल है। और वैल्यूज पिक्चर में आती है जब हम बोलते हैं कि मॉरल बिलीफ कि सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या अलाउड है, क्या एक्सेप्टेबल है। जब ऐसी बातें करेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि ये मॉरल वैल्यू की बात कर रहे हैं या वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सुनो, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, ऐसे तो ये मॉरल साउंड करता है, पर प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, अपने प्रोडक्ट को लेके ऑनेस्ट रहें, प्रिंसिपल है, रहना चाहिए। टेक्निक क्या बोलेगी, अगर आप चाहते हैं कि ऑनेस्ट रहना है तो आपको बहुत सारे क्रॉस चेक करने पड़ेंगे, अगर ये सारे कमिटमेंट फुलफिल होंगे तभी हम मानेंगे कि आप ऑनेस्ट थे। तो टेक्निक काम करना कैसे है इस पे चर्चा करती है, और प्रिंसिपल गाइडिंग का काम करते हैं कि काम होना कैसे चाहिए। वहीं पे वैल्यूज बहुत डिफरेंट है, वो मॉरल साइड की तरफ आपको लेके जाती हैं। क्या ये बात मैं अब तक क्लियर कर पाया आपको? चलिए जी, आगे क्या लिखा है देखते हैं। फ्लेक्सिबल एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं प्रिंसिपल, लेकिन एप्लीकेशन डिफरेंट होगा। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा सा चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव प्रैक्टिकल एंड स्पेसिफिक टू अ टास्क और अ सिचुएशन। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और स्पेसिफिक है, यही टेक्निक लगेगी तो ही आंसर आ पाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा तो सॉल्यूशन आ पाएगा। यहाँ पे ऐसी चर्चा है। एथिकल एंड सोशल इन नेचर, यहाँ थोड़ा व्यवहार की बात करी जाएगी, समाज की बात करी जाएगी, कौन से केस में, वैल्यू के केस में। क्या ये बात क्लियर होती है आपको? नाउ वी हैव एग्जाम्पल, उससे समझेंगे। काम बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल। मोशन स्टडी करना, टाइम स्टडी करना, ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट में आएगा। और ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, इन पे चर्चा करना, ये किस में आएगा, वैल्यूज में आएगा। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये समझ पाए कि प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड वैल्यूज, ऑल दी थ्री टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर? क्या ये बात समझ पाए? दीज आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल बट नॉट आर प्रिंसिपल। तो अभी मेरे को बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या समझे? मैनेजमेंट करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल, मैनेजमेंट करने के लिए जर्नल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट करने के लिए वो प्रपोजिशंस जिससे मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, ऐसी कुछ बात करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। तो प्रिंसिपल वर्ड क्लियर है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल का नेचर कैसा होता है, बहुत ध्यान समझना। नंबर 1, प्रिंसिपल शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब ये सर वो साइंस वाला हो गया क्या? नहीं, भले ह्यूमन बिहेवियर पे है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल ऐसे होंगे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टीचिंग, ऑलराइट, यू नो द टर्म डिवीजन ऑफ वर्क, यू नो द टर्म फेयर रेम्यूनरेशन। मैं आपसे नॉर्मल टर्म्स में पूछता हूँ कि काम बढ़े तो बांटना चाहिए, ये यूनिवर्सल है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में है, वो अपने पानी पतासे का जो काउंटर है वहाँ है, अगर हम वहाँ से उठ के टाटा ग्रुप्स में जाएंगे तो वहाँ भी हमें मिलेगा कि काम बढ़ रहा है तो क्या करना है, काम को बांटना है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे कि हमने काम डेलीगेट किया है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि काम ज़्यादा है तो मैनेज कैसे करें। चर्चा सब वही करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली रूल क्या लगा रहे हैं, डेलीगेशन का। काम बढ़े तो क्या करने का, बांटने का, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अब काम बढ़ा, मैंने बांटा, मैंने जो उसे काम दिया वो कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। अब काम बांटने का मतलब ये भी है कि उसको राजा बना दो, अपनी जगह बैठा दो और आप नीचे खड़े हो जाओ। वहाँ पे आपका ये भी कॉल हो सकता है कि नहीं, मैं एक स्पेसिफिक काम के लिए उसको मैं बुलाऊंगा। तो काम बांटना प्रॉब्लम नहीं है, क्या बांटना टेक्निकल है ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए मैनेजर यहाँ पे आर्टिस्टिक अप्रोच से चलता है, साइंस नहीं है। साइंस होता तो रूल होता, सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर आता। वो देख, सुनी ना आपने कहानी, इधर से आलू डाला है और इधर से सोना निकाला है, ऐसी मशीन बनाई है। ऐसी मशीन नहीं है हमारे पास कोई। बात क्लियर होती है? तो मैनेजमेंट में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है लेकिन सब्जेक्टिव है।
क्या ये तक बात ध्यान रखोगे? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल का नेचर है वो कैसा होगा? यूनिवर्सल होगा। वन लाइनर आ गए हैं। इस पॉइंट को याद रखने के लिए एक लाइन याद रखना है। वो लाइन क्या है? अप्लाइज एवरीवेयर फॉर एवरीवन। बोलो क्या लाइन है? अप्लाइज एवरीवेयर फॉर एवरीवन। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नाउ प्रिंसिपल्स आर ऑफ जर्नल गाइडलाइंस। इनको किस तरीके से देखा जाएगा? जर्नल गाइडलाइंस के तरीके से देखा जाएगा। कैसा देखा जाएगा बोल के बताओ? जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस मतलब जो नॉर्मली फॉलो करना चाहिए, इससे अच्छा होगा। लिखा है इन्होंने, प्रिंसिपल गाइड्स मैनेजरियल एक्शन बट डोंट गिव फिक्स सॉल्यूशन। मैंने कहा ना, फॉर्मूला नहीं है कि लगाया तो आंसर आएगा। सर तो इसको ऐसे बोल सकते सलाह है, एडवाइस है। नहीं, वो पर्सनल होती है बेटा। सलाह एडवाइस नहीं है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक। व्हाट इज द वन लाइनर? गाइड्स नॉट गारंटी। गाइड करना है, गारंटी नहीं देना है। ठीक है। देन वी हैव द थर्ड पार्ट विच इज formed by practice and experimentation. All the principles which are applicable to the organization and what we are going to study, और जो भी प्रिंसिपल एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, उसके बाद अप्लाई किया होता है। अगर आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, दोनों का यूज़ कर रहे हैं हम प्रिंसिपल बनाने के लिए। Developed through managers' experience, observation and experiments over the time. जो वन लाइनर है वो है एक्सपीरियंस मेक्स प्रिंसिपल। बोल के बताओ क्या है वन लाइनर? एक्सपीरियंस मेक प्रिंसिपल्स। वेरी गुड। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबल। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हो कि हमें बनना है, तो इन्वायरमेंट चेंज होगा। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपको क्या चेंज करने पड़ेंगे? प्रिंसिपल्स भी चेंज करने पड़ेंगे। अभी तक आपका एक सेट ऑफ रूल था, रात में नोटबंदी हो गई, इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो कुछ नहीं कर सकते, पर कल से थोड़े बहुत रूल तो चेंज करोगे, थोड़े बहुत प्रिंसिपल तो चेंज करोगे। तो आपको समझना है कि प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबल टू द सिचुएशन। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर प्रिंसिपल की सक्सेस चाहते हैं आप कि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल रहे, तो थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए। लोग बोलेंगे सर ये तो साइंस नहीं हुआ, साइंस में तो प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो ये ह्यूमन बिहेवियर पे बने हुए प्रिंसिपल है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर अलग है, ह्यूमन साइकोलॉजी अलग है, वैसे प्रिंसिपल्स का नेचर भी अलग हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। देन वी हैव अ वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैनली बिहेवियर। व्हाट इज द वर्ड? मैनली के नीचे लिखिए ह्यूमन। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, इसका मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो किसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं? ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाए गए। इसलिए इसका वन लाइनर है, पीपल कम फर्स्ट। स्पेलिंग ध्यान रखना, COME है। पीपल कम फर्स्ट। Let's have an example. HDFC Bank motivates employee through recognition program, improving coordination between human and material resources. बैंक देखे हैं आपने? जो बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं वो उनके सॉफ्टवेयर के साथ और अपनी एफिशिएंसी में बहुत मंझे हुए होते हैं, तो ये उनको ट्रेन करा जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो ये सोच के बनाया जाता है कि जब ह्यूमन इसको यूज़ करेगा तो वो ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। चैट जीपीटी आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं ना, बढ़िया, तो वो ह्यूमन फ्रेंडली है ना। बहुत टेक्निकल होता तो आप यूज़ कर पाते क्या? नहीं, फिर आपको ट्रेन होना पड़ता। इसलिए बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो ह्यूमन फ्रेंडली है पर टेक्निकल है। तो पहले आपको सिखाएंगे वो सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करना है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर होती? तो वी कैन हैव मैनली बिहेवियर विच इज ह्यूमन बिहेवियर। देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर प्रिंसिपल का कॉज एंड इफेक्ट होगा। अगर काम बढ़ रहा है, क्योस क्रिएट हो रहा है, तो इफेक्ट ये है कि काम बाटिए। अंडरस्टूड?
लॉजिकल बात है, काम बढ़ रहा है, क्योस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, काम हमें बांट देना चाहिए। कितना सिंपल सा अप्रोच है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना, पक्का। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शुड बी देयर। टू अंडरस्टैंड दिस, टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन एक्शन विच इज कॉज एंड द आउटकम विच इज इफेक्ट, ये अगर आपको समझ में आ गया तो रिजल्ट प्रिडिक्ट करे जा सकते हैं। क्या प्रिडिक्ट करे जा सकते हैं? अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे ये करने से ये होगा और कॉन्शियसली ऐसा होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट को बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वन लाइनर मिलता है, एवरी एक्शन हैज़ अ मैनेजरियल रिएक्शन। जो भी आप करेंगे उसका मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने एम्प्लॉय को कम किया है तो मैनेजमेंट में फ़र्क पड़ेगा, बढ़ाया है तो फ़र्क पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट चेंज करा है तो भी फ़र्क पड़ेगा, मशीन अपग्रेड करी है तो फ़र्क पड़ेगा। हर डिसीजन का मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक। देन लास्ट वी हैव कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंसीज समझते हैं, जो है नहीं लेकिन हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। तो कॉन्टीजेंसीज मतलब कई बार सिचुएशन जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे ऐसा हो सकता है, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? व्हाट इज़ द वन लाइनर? इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। बड़े सारे लोग होते हैं ना कि आप उनसे कुछ पूछो तो जवाब देते हैं कि समझता हूँ, बताता हूँ, देखते हैं। इसका क्या मतलब है कि सिचुएशन टू सिचुएशन है ना, मैं अभी से कैसे कॉन्टीजेंट को इग्नोर करके आपको जवाब दे दूँ। देयर आर कॉन्टीजेंसीज, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होगा और उसके हिसाब से मुझे आपका जवाब देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर होती है? तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी नेचर्स आर देयर? 7 natures are there. Come on, repeat with me. Number 1, universal applicability. Number 2, journal guideline. Number 3, formed by practice and experimentation. Number 4, flexibility. Number 5th, manly behavior or human behavior, you can say. Then we have cause and effect relationship, and finally we can close with the contingent element. Pakka? Now let's move to the another element, which is significance of principle of management. सिग्निफिकेंस मतलब पास में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट में अप्लाई कर दें, किसी तरीके से मैनेजर इन प्रिंसिपल को क्या कर दे, अप्लाई कर दे, एप्लीकेबल कर दे, तो क्या होगा, तो क्या फायदे हो सकते हैं, उसकी चर्चा अब हम यहाँ पे करेंगे। नंबर 1, प्रोवाइड मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फ़ायदे ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहला फ़ायदा यह है कि अगर मैनेजर प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकता है तो वो अपने इनसाइट्स को बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। वो जो सोचता है वो कर सकता है। ड्रीम इनटू रियलिटी वाली बातचीत है। हर आदमी का एक क्रिएटिव एलिमेंट होता है जिससे वो बिजनेस को करने के तरीकों के बारे में डिस्कस करता है, सोचता है। पर अगर प्रिंसिपल्स हैं तो वो उसका प्रिंसिपल बना सकता है, अप्लाई कर सकता है। जैसे किसी कारण की वजह से रहा होगा ना कि 9 बजे से ऑफिस होगा, सुबह 9 बजे ऑफिस होगा, कोई कारण रहा होगा ना, कोई कैलकुलेशन रहा होगा। सुना आपने एक वर्ड आता है बिजनेस आवर्स, कि ये बिजनेस आवर्स हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, एम्प्लॉयज़ इसको उल्टा यूज़ करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बोलते हैं बिजनेस आवर्स में डील करेंगे, एम्प्लॉय वर्ड यूज़ करते हैं वर्किंग आवर्स में डील करेंगे। तो उनके लिए तो वर्किंग है और एम्प्लॉयर के लिए क्या है, बिजनेस आवर्स है। सबका अपना अपना रहता है ना। तो ये क्यों डिसाइड किया होगा कि इतने ही घंटे होंगे? क्यों डिसाइड किया होगा कि अरे यार काम तो आदमी 24 घंटे भी कर सकता है, तो 8 घंटे का प्रिंसिपल बनाना, जॉब इतने समय तक की ऑक्यूपाई करना, क्यों ऐसा? काफ़ी सारे कारण रहे होंगे। धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया होगा और ये मैनेजर के इनसाइट्स होंगे कि 15 घंटे काम कराया लेकिन जो आउटपुट आया वो 8 घंटे का आया। इससे बेस्ट उसको 9 घंटे काम कराओ, आउटपुट उसको बोलो 8.5 घंटे का दे। तो काम भी अपन ने कम समय यूज़ करा, आधा घंटा उससे काम भी ज़्यादा करवा लिया, फ़ायदा दोनों तरफ हो गया। विन विन सिचुएशन बनाने के लिए मैनेजर के इनसाइट्स का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आती है कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, बहुत बढ़िया कंपनी बनाई गई लेकिन प्रॉब्लम में आई और फिर एक मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया गया जो सीईओ बन के आए, जिनका नाम क्या था, जैक वेल्च।
और पूरा बिजनेस चेंज किया, ऐसे ही नहीं, स्किल के द्वारा। तो क्या था उनके पास, क्या पावर थी? ये पावर थी, जो वो सोचते थे अपने इंसाइट्स को रियलिटी में एप्लीकेबल कर पाते थे। नाउ वी हैव टू रीड दी वन लाइनर। मैंने वन लाइनर उन टॉपिक्स में डाले हैं जिनको होता है ना, सब हेडिंग याद कर ली, अंदर मन से लिख दूंगा, ना ना ना, मन से लिखने के लिए भी रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट तो होना चाहिए ना, तो वो टॉपिक्स पे वन लाइनर दिए। प्रिंसिपल मेक मैनेजर वाइजर एंड क्विकर। अब बहुत सिंपल है, कोई आपसे पूछेगा मैं इसका क्या करूं सर, मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बता दूंगा, आपको आंसर मिल गया। सर कितने बजे आना है, 10 बजे, आंसर मिल गया। सर मैं अगर लेट हो गया तो हाफ सैलरी लगेगी, आंसर हो गया ना, सॉल्यूशन है। रिजिडिटी भी है और सॉल्यूशन भी है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम मैनेजर को और मैनेजमेंट में प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो कितनी रिसोर्स कहाँ और कब यूज होगी, इसका डिसीजन पहले ही हो चुका है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? वेरी गुड। यूज मोर वेस्ट लेस, बोल के बताओ क्या है वन लाइनर विशेष भाई? यूज मोर वेस्ट लेस। देन थर्ड वी हैव साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। व्हाट वी हैव? साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। रीड करना पड़ेगा, रीड करिए मेरे साथ, आइए। प्रिंसिपल हेल्प्स मैनेजर मेक लॉजिकल, फैक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गेस वर्क और बायसनेस। मुझे लगा इसलिए मैंने किया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये सब बातें नहीं। साइंटिफिकली सोच समझ के काम को करा जाएगा, अप्लाई करा जाएगा, उसके बाद हम मानेंगे। तो साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि जब हम कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ कि मान लीजिए एक पुराने कारपेंटर साहब है और उनको ऐसा लगता है कि 4x4 की शीट काटने के लिए उन्हें बड़ी सी शीट के चारों तरफ जाके कॉर्नर कट करने पड़ेंगे, तब उनका काम हो पाएगा। और जब तक वो मैनुअली नहीं काटेंगे, जब तक उनको क्लैरिटी नहीं आएगी। वहीं पे हम मॉडर्न टाइम्स में बोलें कि एक टेक्निक है, एक मशीन है, आप उसको बता दो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जाके 4x4 का आपका कार्डबोर्ड काट के आपको दे देगी। एंटरप्रेन्योर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा आगे बढ़ेगा, तो वो किस तरफ दिमाग लगाएगा? साइंस की तरफ। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। क्या ये बात क्लियर होती है आपको? पक्का। एग्जाम्पल क्या है ज़रा देखिए तो। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL uses data research before launching a new product, ensuring scientific decision making. HUL पहले डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करता है कि मार्केट में मेरा ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, फीडबैक लेता है, और जब वो फीडबैक और रिसर्च क्लियर हो जाती है तब वो उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं? लॉन्च कर देते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? व्हाट विल बी द वन लाइनर? लॉजिक ओवर लक। क्या बोलेंगे? लॉजिक ओवर लक। कितने हो गए भैया सिग्निफिकेंस? कौन कौन से जरा बोल के बताओ। हाँ जी, पहले क्या बताया आपने मुझे? Providing manager with useful insights into reality, then optimum utilization of resource and an effective administration, then what we have? Decision, scientific decision making. Now let's move ahead. Now we are going to meet changing environment requirements. क्या डायनामिक जैसी शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं? डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चेंज होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो हमारे प्रिंसिपल कैसे होना चाहिए उसके लिए? फ्लेक्सिबल। ये ऊपर पढ़ के आए हैं, यहाँ एप्लीकेबल कर रहे हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। HUL divested in non-core chemical business to focus on core area, showing up adaptability. केमिकल फ्री काम भी करा HUL ने। What will be the one liner? Change is the only, but what about memories? याद तो आती है ना? याद आती है कि नहीं आती? चेंज इज कांस्टेंट, बट व्हाट अबाउट मेमोरीज? याद तो आई जाती है,
पुराने दोस्तों की याद आ जाती है, पुराने साथी की याद आ जाती है। और किसी की आती है आपको? मेरे को तो फॉरेन के लोगों की भी आ जाती है। फॉरेन के लोगों से भी मेरे बहुत अच्छे संपर्क, मतलब मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे को नहीं जानते, आ जाती है कभी कभी। तो याद का क्या है, याद तो आती रहती है, याद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। टॉपिक याद करना चाहिए, टेबल याद करना चाहिए, वन लाइनर याद करना चाहिए। याद करने को इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें याद करिए तो अच्छा रहेगा, है ना? क्या याद का क्या है, याद में किसी ने ताजमहल बना दिया। और याद में कुछ लोग खुद भी बन जाते हैं, कुछ लोग ताजमहल बना देते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Come, let's move ahead. Now we have fulfilling social responsibility. What is the fifth and most important part of using principles on management, which is fulfilling social responsibility? I want you to read the explanation wala part. Principle guides manager to act ethically and contribute to society's welfare along with the business growth. देखो जी, प्रॉफिट कमाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं, आवाज़ आ रही मेरी? प्रॉफिट कमाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ और पैसा आए, पर प्रिंसिपल्स ही समझाते हैं कि एथिकली भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द वन लाइनर? प्रॉफिट विथ पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड क्लियर, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। क्या है ये? प्रॉफिट विथ पर्पस। पैसा तो कमाना है पर पर्पसफुली कमाना है। ठीक। एंड लास्टली वी हैव मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। लेट्स रीड। प्रिंसिपल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट न्यू टेक्निक्स एंड थ्योरीज। अरे भाई साहब, कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो आपके पास जब प्रिंसिपल होंगे, टेक्निक होंगे, तब आप उसको ये सब सिखा पाओगे ना, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस टेक्निक से हम काम करते हैं। ये सब चीज़ें सिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पावर होना चाहिए। पक्का? ठीक है। व्हाट इज द वन लाइनर? प्रिंसिपल्स ऑफ पावर लर्निंग। याद करने के लिए और काम सीखने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? प्रिंसिपल्स का। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? क्लियर है? तो जल्दी से ऊपर जाइए। लेवल वन कंप्लीट करा अपन ने। लेवल वन क्या था? नेचर एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मुझे जल्दी से बोल के बताइए कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कितने नेचर हैं अपने पास? कौन कौन से? कॉन्टिजेंट तक, ठीक है। सिग्निफिकेंस कितने हैं, इंपॉर्टेंस कितने हैं? 6। कौन कौन से? प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी, नंबर 1। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देन व्हाट वी हैव? साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। देन meeting changing requirements, changing environmental requirements. Then we have fulfilling social responsibility, and finally what we have? Management training and research. Now let's move to the level 2 topic. What is level 2 in principle of management? अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो मेजर लोगों को। एक का नाम है हेनरी फ्यूल और एक का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। दोनों व्यक्तियों को हमको डिटेल में पढ़ना है। नॉर्मल क्लासेस में एक चीज़ होती है जो रिवीजन में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप आइए हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे और ब्रैकेट में लिखिए हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्यूल क्वेश्चन मार्क। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हिस्ट्री ऑफ व्हाट?
ये आपको मेरी कंसेप्ट बुक कॉन्सेप्ट्रा से या फिर जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल एनसीईआरटी है, रेफरेंस यूज़ ना करें, उससे इस टॉपिक को रेडी करना है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये मैं पहले भी लेक्चर के दौरान करता ही हूँ, है ना, डेडिकेटेड एक लेक्चर होता है इस पे। लेकिन जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और नए हैं उन्हें इस टॉपिक को एक बार रीड करना है। MFRA मस्ट फॉर रीडिंग है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्यूल आपको क्लियर होना चाहिए। बात क्लियर होती है? तो दो लोगों के बारे में पढ़ना है, एक हेनरी फ्यूल के बारे में और एक FW टेलर के बारे में। अब हेनरी फ्यूल ने क्या किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बात करी है, ध्यान से सुनिएगा। हेनरी फ्यूल ने किस पे बात करी है? प्रिंसिपल ऑफ। FW टेलर ने दोनों पे बात करी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे भी बात करी है और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी बात करी है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब मैं नॉर्मली इसको पढ़ाता हूँ तो ये 15 दिन का चैप्टर है, बहुत लंबा चलता है, दो प्रिंसिपल से ज़्यादा मैं बात ही नहीं करता एक दिन में। पर आज अपन इस चीज़ के लिए इकट्ठा नहीं हुए। जो डिटेल डिस्कशन था वो चैप्टर 1 था, क्योंकि वहाँ मेरे को वापस से सब याद कराना है आपको, राइट, कि पहले क्या होता था बाद में क्या होता था, ठीक है ना। अभी ये तो अपने को याद है, ये तो अपने को कैसा है ना, अप्लाई करते आना चाहिए, एग्जाम दे चुके हैं, तब अपने को स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है। और कंसाइज पढ़ना है, छोटा पढ़ना है लेकिन फास्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आपके सामने बुक होना चाहिए। जो मैं चर्चा आपसे करूँगा आपको मेरे से फटाफट बात करना है, क्योंकि ये 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल के हैं ये 5 मिनट से ज़्यादा का डिस्कशन नहीं है अब, ठीक है। लेकिन कहीं भी अटक जाओ तो रोक के पूछ लेना कि मेहुल फिर से बता क्या मतलब होता है, तो मैं रुक के डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम जल्दी रिवाइज करें, ठीक है। तो आइए पेन पेपर उठाइए, लेट्स मूव। आ जाओ जी, जल्दी जल्दी हाईलाइट करेंगे इसलिए मैं बैठ गया हूँ, फिर मैं खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। थक गया थक गया, गया गया है। अपन नहीं थकते इतनी जल्दी जब तक सामने वाला मना नहीं करे। लेट्स मूव अहेड। हेनरी फ्यूल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल? कम ऑन, आवाज नहीं आई। पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ। काम बढ़े तो बांटने का, एक से ज्यादा काम आ गए हैं तो काम बांट दीजिए, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, काम कोलैप्स कर जाएगा। हाँ ना बोलिए। काम कैसे बांटेंगे? इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड टास्क, इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड। व्हाट इज द वन लाइनर? डिवाइड वर्क एंड मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। से यस और नो? चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ काम बांटने से नहीं चलेगा, पावर भी दो और जिम्मेदारी भी दो। अच्छा, बहुत ज़्यादा पावर देते बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते ऐसा क्या नहीं, यू शुड मेक अ बैलेंस बिटवीन इट, ऑल राइट। मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द रिजल्ट, बोथ शुड बी बैलेंस। व्हाट इज द वन लाइनर? पावर एंड ड्यूटी गो हैंड इन हैंड, वेरी गुड। Let's move ahead. Third, which is discipline. What do you mean by discipline? You split the work, then you give the authority and the responsibility वाला part. Now what is important कि जो आपने commitment करें वो पूरे होना चाहिए. This is what discipline it is. जो आपने commitment करें वो क्या होना चाहिए? पूरे होना चाहिए. क्या ये बात clear होती है? Okay, let's read. Employee must follow the rules and agreement. Manager should set examples of good behavior. Then example is follow rules, build trust. Trust should be there. और trust build होता है जब आप एक दूसरे का कहा मानते हो, ठीक। Now we have three principles. There are three principles, which is division of work. बोली लगाइए, पहला कौन सा है? Division of. Then we have authority and then now fourth one, unity of. What do you mean by unity of command? एक आदमी को एक ही व्यक्ति कमांड देगा, बेवकूफ लाइन है ये। एवरी एम्प्लॉय वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय, ये बेवकूफाना लाइन है। 5000 एम्प्लॉय हैं तो क्या 5000 बॉस बनाऊंगा? नहीं। अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब डायरेक्शन ऑफ कमांड एक होना चाहिए।
दो लोग मिलके एक व्यक्ति को काम बताएंगे तो वो व्यक्ति दोनों का ही काम नहीं कर पाएगा। तो कमांड तो मल्टीपल लोग देंगे लेकिन डायरेक्शन शुड बी कॉमन। क्या ये बात क्लियर होती है? जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, 5 लोग हैं तो उनका हेड एक ही होगा, तो मार्केटिंग हेड दिखाएगा कि मार्केटिंग वालों को क्या करना है, लेकिन मार्केटिंग हेड के ऊपर भी एक उसका सीनियर होगा। तो ये नहीं बोलना 1 एम्प्लॉय 1 बॉस, ये उसके शब्द हैं, भावनाएं अलग है ना। यू शुड बी वेरी क्लियर विथ इट। मेरे शब्द और मेरी भावनाओं में बहुत फर्क होता है। मैं कहता कुछ हूँ, सोचता कुछ हूँ। जैसे लड़के ये चीज समझ, आज तुम सुंदर लग रही हो, कह कुछ रहे, सोच कुछ रहे, तो ऐसा गलत नहीं करना है। जैसे लड़कियां का होता है ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कह कुछ रही है, सोच जीने लायक, वर्ड साइलेंट है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी जीने लायक। तो ये सब हिडन बातें हैं, वो तो भगवान की कृपा है अपने पे, भोलेनाथ साथ चलते हैं तो समझ आता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी मैं भी ट्रैप में फंस जाता हूँ पर एनी हाउ निकल आता हूँ। और फिर अब तो अपने ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ बैटमैन, हम ये सब थोड़ी कर सकते। दीज आर ऑल क्रिंज थिंग्स यार। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अहेड। व्हाट इज द वन लाइनर प्लीज? 1 बॉस 1 ऑर्डर। देन वी हैव यूनिटी ऑफ, I know there are so many departments, every department having departmental head, every departmental head giving instruction and orders to the department, but it doesn't mean कि आप अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा रखें और ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी तैसी करवा दें। सॉरी फॉर द फॉल्टी लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर दें, ऐसा सब नहीं करना है। यू शुड वेरी क्लियर अबाउट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Am I clear? Thank you. One plan, one direction. ठीक? How many principles are there we have covered? 5. Number 1, division of. Number 2, authority. And number 3, unity of direction. Now we are going to enter into the 6th stage, subordination of individual interest into journal. ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है। एज आई सेड हाउ मेनी टाइम, ऑलमोस्ट 100, मोर देन 100 टाइम्स ये लाइन बोल चुका हूँ, फिर बोल दूँ आज। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट रिलेशनशिप्स, एस, बट देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो यू शुड फुलफिल द इंटरेस्ट एंड एंजॉय दी बेनिफिट्स। समझे आप बात को? तो अब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है। सारे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करेंगे किसके इंटरेस्ट के साथ? जर्नल इंटरेस्ट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ, और काम करेंगे। बताइए वन लाइनर में क्या बोल रहे हैं? कंपनी फर्स्ट, सेल्फ पहले कौन आएगी? वेरी गुड। How many principles we have covered? 6. Now let's move to the 7th one. Which is the 7th one? Remuneration of an employee. Explain. What do you mean by remuneration of an employee? Salary देना चाहिए क्या? Fair देना चाहिए, ठीक है? Appropriate देना चाहिए, जितनी बोली है उतनी देना चाहिए। ऐसा नहीं बोला बाकी कल देंगे, दिस इज नॉट गुड, है ना? बस अब बाकी बाद में, नहीं नहीं, ये सब नहीं। तो बड़े सारा रहता है ना लोगों का कि नहीं नहीं अभी 19 के बाद, नहीं नहीं, अभी तुरंत, जो अभी है वो अभी चाहिए। ये सब क्या है कि 19 साल के बाद, ये सब फालतू बातें अपने को नहीं पसंद आती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप कैसे समझेंगे? इंदौर की रक्षा मैं करता हूँ, मैं समझता हूँ ये सब बातें। आइए फेयर एंड जस्ट कंपनसेशन शुड बी given to motivate employees and ensure complete satisfaction. What will be the one line? फेयर पे हैप्पी स्टे, कितना बढ़िया है, तो लोगो लगा सकते हैं। मैंने कहाँ से ढूंढा? एक लड़की की इंस्टा पे लिखा था फेयर पे हैप्पी स्टे। मैं समझा नहीं क्या था, अच्छा लगा तो मेरे को लगा यहाँ यूज करते। भाई साहब
हिंदुस्तान इंदौर की रक्षा के लिए आपको कई बार ऐसी गलियों में जाना पड़ता है जहां आप जाना नहीं चाहते, उसमें मैं क्या करूं। पर मेरे को लाइन अच्छी लगी, फेयर पे हैप्पी स्टे, पर मैं समझा नहीं हैप्पी कौन। थोड़ा सा मैं इन सब मामलों में अभी ना समझ हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। हाउ मेनी? 7. नाउ लेट्स कवर टू दी ऑल 7. व्हाट आर दी 7? Division of work, authority, and then discipline, unity of command, unity of direction, subordination of journal interest into in अच्छा individual interest into journal. Very good, very good. Then we have remuneration of employees. Well done. First 6 principles are set of a story. ठीक है. Now we are moving to the next 6 principles, next other principles. Let's move. Centralization and decentralization. What do you mean by centralization? जो पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो जब सेंटर अथॉरिटी के पास होगी। जैसे मान लेते हैं अपन अभी क्लास में बैठे हैं और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अल्टीमेटली मेरी है, तो क्योंकि मेरे पास ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर है तो मैं बोलूंगा मैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हूं। मैं क्या बोलूंगा? वहीं पे मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5-6 डिपार्टमेंट हैं और जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो सबकी डिस्कशन के बाद लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पावर, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है? डिसेंट्रलाइज्ड है। क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है? अरे मेरे को आवाज़ नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है? डिसेंट्रलाइज है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? पक्का? वेरी गुड। व्हाट इज द वन लाइनर? शेयर पावर वाइजली। मतलब इनका ये कहना नहीं है कि आप, इनका ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज बनाएंगे या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज बनाएंगे। इनके कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? बैलेंस। थोड़ा पार्ट सेंट्रलाइज रखना चाहिए और थोड़ा पार्ट क्या रखना चाहिए? डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो जी, आना तो बोलो। ठीक है। नाउ वी हैव स्केलर चेन। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर चेन? प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड वन टॉपिक, द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो वहां पे हमें मिला था सबॉर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप। व्हाट वी कैन से? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यस और नो? तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के द्वारा हेनरी फ्यूल समझाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, उसे हमें यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। आइए, इनका कहना है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से बटे हुए हैं। हाँ ना बोलो? पक्का? हाँ ना मतलब वो बेबी वाला हाँ ना मत बोलो, हाँ ना ऐसे मत बोलो आप। इट्स यस और नो। 7 बजने लगती तो रोमांटिसाइज हो जाते हैं आपसे। अभी आप, अभी फोन आ जाएगा मेरे को भैया, मत आप प्लीज। देखिए, सपोज एक एम्प्लॉय यहाँ है, एक एम्प्लॉय यहाँ है, सुपीरियर कौन है? सबऑर्डिनेट। क्या बात बता दी आपने आज ही, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया था। और आप जैसे बोले ना ऊपर वाला, तो मैं समझा कि अच्छा बेवकूफ। अब देखो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को टास्क देगा, सबऑर्डिनेट इस टास्क को कंप्लीट करके रिपोर्ट देगा। आना बोलो। अब इस सुपीरियर के ऊपर भी सुपीरियर होगा, तो ये एक तरीके का ऐसा साइकिल फिर बनेगा, फिर एक बार साइकिल फिर बनेगा और ऐसा बनता चला जाएगा और इस तरफ भी रिपीट होगा। क्रॉस चेक करके बताओ, है ना? क्या ये चेन सिस्टम दिखता है? इसको बोला गया स्केलर चेन। क्या बोला गया? किसने बोला? आपने बोला। अरे हेनरी फ्यूल ने बोला। किसने बोला? हाँ, हेनरी फ्यूल ने क्या बोला? हमको क्या पता, आपसे बोला। हेनरी फ्यूल ने बोला स्केलर चेन, दिस इज हाउ वी कैन से स्केलर चेन। बोलो जी, समझ आता है क्या? पक्का? प्रॉमिस? वादा रहा? पिंकी ब्रो? ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। व्हाट वी कैन से, हम बस आज के लिए इतना ही, ऐसे लोगों पे सिर्फ हंस सकते हैं। स्केलर चेन समझ में आता है? अब हेनरी फ्यूल का बहुत गहरा इस पे बोलना है
कि जो ये तरीका है स्केलर चेन का, ये जो कम्युनिकेशन चेन है ये टूटना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है? डिसेंट्रलाइज है। इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन चल रहा है ना तीनों लेवल पे, तो डिसीजन मेकिंग कम ज़्यादा होगी। अब उनका ये कहना है कि ये हायरार्की नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए। भाई साहब ऐसे कैसे नहीं टूटना चाहिए हायरार्की? हायरार्की तो टूटेगी ना। मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस आ गया, इमरजेंसी केस बोला है मैंने, ठीक है? कोई इमरजेंसी केस आ गया, क्या होता है इमरजेंसी केस? आग लग गई, क्या हो गई? गाड़ी ठुक गई। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे गाड़ी ठुकेगी? अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे तो आप सोच रहे हैं कि रोड पे चलाएंगे? अरे भगवान ओ यू आर गोइंग टू दैट वे कि भाई साहब आप क्या कर रहे? कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मंगल कर रहा हूँ गुड गुड, वेरी गुड। तो मान लीजिए आग लग गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो भगदड़ मच गई, सब हक्के बक्के रह गए, होड़ हो गया एकदम से। यू नो दिस इज वेरी क्योटिक माहौल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनवायरमेंट। ओके, तो वो मेरा गला हाँ, तो भगदड़ मच गई अफरा तफरी हो गई, है ना? और माहौल बन गया एक तरीके से, धुरंधर हो गया काम। तो अब ऐसा हो गया, तो अब आप बोल रहे हो कि मैं मेल लिखूंगा मेरे सीनियर को, वो अलाउ करेंगे तो वी कैन रिमूव द अदर पीपल फ्रॉम द ऑफिस। भाई इमरजेंसी केस है, भागो। पर कैसे? हेनरी ने मना करा है, तो आप बोलो हेनरी कौन सा देखने आ रहा है, वो तो मर गया। नहीं नहीं, ऊपर से देखो, डोंट बी यू नो। ध्रुव तारा कौन है? ध्रुव तारा कौन है? ध्रुव तारा कौन है? हेनरी फ्यूल itself. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ पे चलो जी सीरियसली, अब यहाँ पे क्या हुआ? हेनरी फ्यूल ने पहले तो कहा कि इसको चेन को नहीं तोड़ना, स्केलर चेन को तोड़ना नहीं चाहिए। देन ही सेज इन द इमरजेंसी सिचुएशन यू कैन मेक वन थिंग, you can make a path, you can make a, what I am saying, you can make a path. इस पाथ के द्वारा आप अपने इमीडिएट सामने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट कर दो कि इमरजेंसी सिचुएशन है और आप जाइए, अपनी जान बचाइए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक एक्सरसाइज होती है प्लैंक, सुना है आपने? ये एक एक्सरसाइज होती है प्लैंक, कोर के लिए करते हैं। जब आपने प्लैंक किसी को लगाते हुए देखा होगा तो आपको एक तरीके का ब्रिज बनते हुए दिखेगा, एक तरीके का पाथ बनते हुए दिखेगा। और यूएस के कल्चर में क्या होता है ना, एक से ज़्यादा लोगों को स्लैंग करने के लिए, बुलाने के लिए वो लोग गैंग वर्ड यूज़ करते हैं, क्या ना, हमारे मी एंड माई गैंग, ऐसा सुना होगा ना आपने? हाँ हाँ, माई स्टूपिड गैंग, ऐसा। तो एक वर्ड इन्होंने यहाँ पे दिया विच इज गैंग प्लैंक। What is the plank? Gang plank. Gang plank is the shortcut or the route through which एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने इमीडिएट कम्युनिकेटर, इमीडिएट लेवल पे जो उसके मैनेजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। सस्पेंस तोड़ देता हूं। कम्युनिकेट कर सकता है ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, स्टिल उसको अपने इमीडिएट सुपीरियर को तो बताना पड़ेगा कि सर मैं सामने बताने जा रहा हूँ आग लग गई है, ऐसा। समझ पाए? दिस इज व्हाट स्केलर चेन। यू शुड बी वेरी क्लियर विद द स्केलर चेन। अगर स्केलर चेन आता है तो इस डायग्राम के बिना स्केलर चेन कंप्लीट नहीं होगा। गैंग प्लैंक आपको समझाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा? बोलो, व्हाट इज द वन लाइनर? फॉलो द चेन बट यूज गैंग प्लैंक व्हेन नीडेड। नाउ 10th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चैप्टर पढ़ाया जिसमें एक जिक्र किया नाम का, एक बिजनेस का। वो बिजनेस था पानी पतासे वाले भैया का। उनके यहाँ पे सारा मटेरियल और वो खुद व्यवस्थित जगह पे खड़े हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ, अरे आवाज़ नहीं आई, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब जहाँ पे मैन और मटेरियल कैसे हो, व्यवस्थित रूप से हो, ताकि हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स। क्या लाइन कितनी बढ़िया है। ये भी मैंने एक लड़की के बारे में पढ़ा था। कितनी बढ़िया लाइन है। अ प्लेस फॉर, हर चीज की जगह है। हाँ? लाइन देखो कितनी बढ़िया है, हर चीज की जगह है और हर जगह हर चीज पे। आहा, मजा आ गया सुन के। मतलब शायराना, जॉन एलिया उस्ताद। नाउ वी हैव द 11th प्रिंसिपल विच इज इक्विटी। यार इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता हूँ ये सब बातों में। ये वही सब बातें हैं जो आपको पसंद है। हाँ, देयर शुड बी अ फेयर पे, और महिलाओं को और मर्दों को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, पहले कंधे तक पहुँच तो जाएं, जंप करना पड़ती। और साथ में चलना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई रूरल एरिया में रहता है, कोई अर्बन एरिया में रहता है तो हम उसको डिस्क्रीट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी को रंग के बेस पे बोल रहे हैं कि अरे ये तो, कि ये तो यू नो डार्कर शेड है। मतलब यू कैन से, जैसे होता है ना डॉगी वगैरह का नाम रख देते हैं अपन तो कालू, मैंने भी रख रखा है पर कालू नहीं रखा है, रिजेंबलिंग नाम रखा है, दो जुनो हुनो। आप जानते हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ आती है ना, हाँ वेरी फेमस, यस। तो ऐसा है सब, तो ये सब नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, ना उठानी, मतलब कुछ भी उठ पटांग चीज़ नहीं करना है, सबको मिल के सद्भावना के साथ, सद्भावना के साथ मिलजुल के रहना है, कार्य करना है, पूर्ण विराम। लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द वन लाइनर प्लीज? बी फेयर। अब ये भी मैंने कहीं वही पढ़ा है, मैंने एक लड़की के बारे में ही पढ़ा था, क्या बी फेयर विन। आप देख रहे हैं ये लाइन इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेटिंग लाइन। काला आदमी कहाँ जाए, वो तो फेयर है ही नहीं, तो जो काला आदमी नहीं उसकी केयर नहीं होगी। लेट इट बी। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जिंदगी में कोई आए, सॉरी फालतू बात नहीं करना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई आता है, हेलो, हेलो बोलो, हेलो। हाँ, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आता है तो नया व्यक्ति है, काम सीखने में समय लगेगा, जल्दी जज नहीं करना है, समय देना है, ठीक है। स्टेबल होने का हर व्यक्ति को समय देना है। दिस इज व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। कम ऑन, गिव मी द वन लाइनर। व्हाट इज द वन लाइनर? स्टेबल स्टाफ, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। पक्का? अब मैं अगर ये बोलूं नहीं। नाउ द 13th प्रिंसिपल विच इज इनिशिएटिव। क्या मतलब होता है इनिशिएटिव का? आगे बढ़ के, आगे बढ़ के शुरुआत करना। वाह, पहला कदम। इनिशिएट मतलब कोई भी टास्क अलॉट होगा तो आप पहले अपने इंसाइट्स रखेंगे कि आप इस काम को करें और ये काम जल्दी पूरा होना चाहिए। हेनरी ये समझाना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के अंदर ये भावना होना चाहिए कि हम टास्क को क्या करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, लेट्स रीड। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड टेक इनिशिएटिव इन डिसीजन मेकिंग। Encourage idea, inspire action. Last but not least, what is this? Spirit de corps। क्या मतलब होता है इसका? यूनिटी, टीम वर्क, इंटीग्रिटी, ये सब एक ही मतलब है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क, यूनिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग दी एम्प्लॉयज। व्हाट इज दी वन लाइनर? टीम स्पिरिट बिल्ड्स। क्या ये बात क्लियर है? पक्का बोलो जी, पक्का? नाउ लेट्स एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। कितने प्रिंसिपल है भाई साहब?
14 principles are there. Number 1, division of work. Number 2, authority and responsibility. Number 3, discipline. Number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, नंबर 9, स्केलर चेन. स्केलर चेन के अंदर क्या होता है? वेरी गुड. नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 and number 14. Thank you so much. Let's move to F.W. Taylor now. How many principles given by the F.W. Taylor? 4 principles. Very simple and very easy principles are there. हाँ जी बोलो. आओ चारों पे बात करेंगे जल्दी से. चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलें. चलिए जी आइए. नंबर 1, पहले ब्रैकेट में पास में लिखिए हिस्ट्री ऑफ F.W. टेलर. हिस्ट्री ऑफ F.W. टेलर. क्वेश्चन मार्क लगाइए. लिख के लाना है आपको. रेडी करना है. यस और नो. नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल. आपने कभी ऐसा सुना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और ये काम करने का यही तरीका है और उसको इसी तरीके से करना चाहिए, तो अब मैंने बोल दिया तो ऐसे ही होगा, इस तरीके की लाइन सुनी है आपने? लेकिन ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कोई और भी तरीका हो इस काम को करने का. पहले से बेहतर तरीका भी हो सकता है. हाँ ना बोलिए. पक्का? तो अब एक प्रिंसिपल देते हैं F.W. टेलर. मेजर डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर क्या है आप समझिएगा थोड़ा सा. जो F.W. टेलर साहब है ना, ये बड़े ही ह्यूमन व्यक्ति हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात करी है इन्होंने. व्यक्ति विशेष कैसा होना चाहिए ये चर्चा करने का जिम्मा किसके पास है? F.W. टेलर के पास. लेकिन काम किस तरीके से होना चाहिए इस चर्चा का विषय किसके पास है? हेनरी फ्योल के पास. हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल आपको ये समझाते हैं कि काम कैसा होना चाहिए. काम बड़े तो बांटो, जिसको बांटो उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, डिसिप्लिन के साथ काम कराओ, पैसा पूरा दो, इनिशिएटिव के लिए मोटिवेट करो. ये सब बातें काम से ओरिएंटेड बात है. पर F.W. टेलर जब आपसे बात करेंगे तो ये काम से ज़्यादा बात किस पे करेंगे? आप पे, कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए. तो ये समझाना चाहते हैं अपने पहले प्रिंसिपल में कि मैनेजर को हमेशा साइंटिफिक डिसीजन लेना है, साइंस को मानना है. देखो अब ये लिखने का तरीका है. इन्होंने क्या बोला? साइंस कॉमा, मतलब वर्ड क्या है? साइंस मानो कॉमा, क्या मत मानो? नॉट अ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब नहीं मानना. मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि जो मैंने कह दिया वो मानेंगे, ऐसा नहीं करना है. क्या मानना है? साइंस मानना है, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग मानना है. एक लाइन जल्दी से पढ़ के मैं आपको बताता हूँ. मारुति सुजुकी यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज ऑन असेंबली लाइन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज. कि हमने साइंस का इस्तेमाल करा. मैनुअली हाथ से कार नहीं बनाई, मशीन के द्वारा बनवाई. हाथ भी यूज करे, मैन भी यूज करा, लेकिन हमने कॉमन यूज करा है. क्या ये बात क्लियर होती है? बोलो जी. नाउ टेल मी द वन लाइनर. वर्क बाय साइंस नॉट बाय गैस. गैस मतलब मुझे लगा. अरे आपके लगने से दुनिया थोड़ी चलेगी. बोलो जी. देन वी हैव हार्मनी. व्हाट इज द वर्ड? हार्मनी इज रिलेटेड टू स्पिरिटिक ऑप्स, यूनिटी, डायरेक्शन, कॉमन कंट्रोल. ये सब बात हम कर रहे हैं. हार्मनी मतलब एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है क्या? हाँ. एम्प्लॉयज में क्लास कन्फ्लिक्ट होता है. कौन सा कन्फ्लिक्ट होता है? जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हैं और जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, इनके बीच में कौन है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स. तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स हमेशा क्या करते हैं? गेट पास बनते हैं टॉप और ऑपरेशनल की बातचीत का. हो सकता है कि मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल आपस में झगड़ा करें, क्लास कन्फ्लिक्ट रखें कि भाई तू मालिक थोड़ी है, तेरी बात क्यों माने. मिडिल लेवल का ये कहना है कि तू क्यों नहीं मानेगा, मैं तेरा सीनियर हूं. अरे सीनियर है, भगवान थोड़ी है. आप बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके के कम्युनिकेशन से वजह से पैदा होता है क्लास कन्फ्लिक्ट. और अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जैसे बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है पर बच्चे अलग हैं,
वो सीरियस नहीं है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंक्रीज करना चाहिए, क्या इनकरेज करना चाहिए, हारमनी। और क्या नहीं करना चाहिए, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, चाहो तो लिख लो, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिसअग्रीमेंट। तो सर ये क्लास कन्फ्लिक्ट कैसे हटेगा, ये हटता है बेटा मेंटल रेवोल्यूशन से। आपसे बात करके मेंटली आपको ये समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत, तो आप समझ जाओगे कि झगड़ा करने का कोई तरीका, कोई मतलब नहीं है। बोलो जी, यस और नो, डन। देन व्हाट वी हैव, हार्मनी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, वन लाइनर। अब इसी का एक्सटेंडेड प्रिंसिपल है जिसका नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पर्सनली आई लाइक दिस वर्ड इंडिविजुअलिज्म, बट यहाँ पे ये मना करते हैं। मेरा ऐसा कहना है आप सबसे कि आप सब भी एक इंडिविजुअल हैं और आपको अपने इंडिविजुअलिज्म पे काम करना चाहिए कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। इन सारे सवालों को पहचानना जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक कि दोस्तों के साथ रहना और सोसाइटी के पार्ट में अच्छा रोल प्ले करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब हम होते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉपरेशन। अपने बारे में मत सोचो, कॉपरेट करो एक दूसरे के साथ। मुझे चक दे इंडिया का एक सीन याद आता है। आप में से कितने लोग हैं चक दे इंडिया मूवी देखी है, देखी है आप लोगों ने? चक दे इंडिया मूवी में एक बहुत बढ़िया सीन है जिसमें दो प्लेयर रहते हैं एक ही टीम में, इंडियन टीम में, और उनका ये रहता है कि कौन ज़्यादा गोल मारेगा और कौन ज़्यादा गोल मार के अपना स्कोर बढ़ाएगा। पर उनको वहाँ पे उनके कोच समझाते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, टीम का जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैच होता है जिसमें मैच चलता रहता है, बॉल एक प्लेयर के पास आती है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस गोल को मार दे, लेकिन रिस्क है। इतनी देर में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो रहती है उनके कोच एनालिसिस करके बताते हैं कि ये दोनों प्लेयर आपस में पास नहीं करते हैं, तो आप टेंशन मत लो, अपन जीत गए हैं मैच। देन शी रियलाइज कि कॉपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअलिज्म। मुझे अपने इंडिविजुअल गोल को बढ़ा के कुछ नहीं मिलेगा अगर टीम ही फाइनल में नहीं जाएगी तो। देन शी पास टू द अदर प्लेयर, और फिर वो प्लेयर गोल मारते हैं, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। ये सीन अगर आपको याद आया हो तो आपको ये लाइन समझ में आएगी कि व्हाट आई एम सेइंग, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। व्हाट इज द वन लाइनर, टुगेदर वी वर्क, टुगेदर वी, मिल के काम करेंगे तो मिल के जीतेंगे, ठीक है। लास्टली अब हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बेस्ट और पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, एफिशिएंसी बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, इस पे हमारी चर्चा है। तो वी कंसिडर दिस लास्ट फोर्थ प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, विच इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी। व्हाट इज द वन लाइनर, ट्रेन वेल, गेन, बहुत काम करिए, बहुत मेहनत करिए और अपने आप को पहले से क्या बना लीजिए, बहुत अच्छा व्यक्ति। क्या ये बात समझे आप? पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है, पक्का है, ठीक। कितने प्रिंसिपल है जल्दी से बताओ मेरे को, कौन कौन से चार प्रिंसिपल है भाई? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, ओके जी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स। व्हाट इज द टॉपिक, साइंटिफिक मैनेजमेंट। कितनी टेक्निक है भाई साहब? 7 टेक्निक्स वी हैव। कम, नंबर 1। अब थोड़ा सा आगे पीछे करके पढ़ते हैं दोस्त, जल्दी समझ में आएगा, ओके। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दो वर्ड हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जरा बताओ तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन का यहाँ पे? और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो अब हम क्या है ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं।
आर्टिस्टिक अप्रोच से कहाँ आ गए? स्टैंडर्डाइजेशन पे। तो अब हमारा यहाँ पे कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी 500 दुकानें हों और एक जैसी चले, तो हमको मटेरियल, लेबर, क्वालिटी, इन सब में स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर देना चाहिए। क्या अप्लाई कर देना चाहिए? एग्जाम्पल, लिच्चड़ पापड़ एक कंपनी हुई, हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चली। वो अपने पापड़ में हींग डाला करते थे। हींग आती थी कब, कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में कोई चीज़ मंगाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और करीबन करीबन 70 साल तक जब आपके बीच के और पड़ोसी देशों में आपके साथ क्या हो रहे, कन्फ्लिक्ट हो रहे, पर उन्होंने कभी ये चेंज नहीं किया। हींग हमेशा कहाँ से आई? अफगानिस्तान से। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना था। दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन? कम काम करेंगे, ढंग से करेंगे, लेकिन इतना ही करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो जी। अब ध्यान समझना, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका स्टैंडर्डाइजेशन हम पहले से समझ सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका स्टैंडर्डाइजेशन समझा जा सकता है। जैसे जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पहले से पता हो उसे हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जैसे मुझे एक फ़ोन बनाना है, तो मुझे पता है फ़ोन कैसे बनेगा, क्या दिखेगा, बनाने के पहले पता है, तो मैं इसको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बोलूँगा और इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ। क्या ये बात क्लियर होती है? पक्का? तो देर आर टू टर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो अपने काम को सिंपल रखो और स्टैंडर्ड फिक्स करो। सिंपल क्या है? आज मेहुल जितने चैप्टर रिवाइज कराएगा, मैं घर जाके सारे चैप्टर ढंग से रिवाइज करूँगा और इसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूँगा। हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन करूँगा, ये स्टैंडर्ड है। और 20 करने के बाद मैं कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करूँगा। 10 दिन है छुट्टी के, ठीक है, 20 MCQ रोज, 200 MCQ प्लस। 200 MCQ के बाहर कहाँ पूछ लेगा आपसे? पर आपको अब उस लेवल की सीरियसनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। मैंने वो शूट में भी यही बोला कि इतना बड़ा समय है तो सबको लगा कि अरे कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, और हो ही जाता है। तो वो टाइम कंट्रोल ही तो आपको करना है, क्योंकि आपको पता है ना आप कौन सी फाइट खेलने जा रहे हो। ये लास्ट ओवर है, 28 मार्च। कितने बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगी? 1:30 बजे। फिर 2 बजे बाद क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देन वी हैव 4 इंपॉर्टेंट स्टडी। इसको वर्क स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 इंपॉर्टेंट स्टडी। व्हाट आर दी स्टडीज? नंबर 1, मेथड स्टडी। FW टेलर बोलते हैं कि देयर शुड बी, उनका ऐसा कहना है कि देयर इज अ बेस्ट पॉसिबल मेथड टू डू अ वर्क, ठीक है। देयर इज अ बेस्ट पॉसिबल मेथड टू डू अ वर्क। आपको इसको ढूंढना है और यही मेथड स्टडी है। हर बड़ा बिजनेस एक मेथड ऐसी जानता है जिसकी वजह से वो बेस्ट आउटपुट देता है। तो हर काम की एक बेस्ट मेथड है, एक वेरी बेस्ट मेथड अवेलेबल है। बात यह है कि अभी तक आप उसको क्रैक नहीं कर पाए हो, तो आप उसको क्रैक कर लो और आपका काम हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी। आइए पढ़िए। फाइंडिंग द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब बाय एनालाइजिंग ऑल पॉसिबल मेथड्स। सारे पॉसिबल मेथड्स को देखिए, एक फाइनल मेथड सिलेक्ट करिए जो बेस्ट मेथड होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वन लाइनर? और ऊपर वाले के लिए क्या था? स्टैंडर्डाइज टू सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई टू से। नाउ देन वी हैव मोशन स्टडी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस में एक प्रोडक्ट आएगा, फिर वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में जाएगा। एक पूरा मूवमेंट है इसका। इस मूवमेंट को इंश्योर कौन करता है? FW टेलर का मोशन स्टडी। पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, पूरा मोशन कौन डिसाइड करेगा? मैंने कहा था ना, पानी बतासे वाले भैया के हाथों में रिदम है। उन्हें पता है पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और उन्होंने उसी के हिसाब से पूरा सिस्टम बना रखा है। देखा जाए तो वो एक जो छोटा सा कॉर्नर है वो फैक्ट्री तो है, इनपुट है, रॉ मटेरियल है, मिक्स करके आपका आउटपुट देते हैं, तो फैक्ट्री तो है, प्रोडक्शन ही तो कर रहा है वो आदमी। तो उसने एक रिदम सेट कर रखी है मटेरियल की, खुद की, और ये रिदम ही क्या है हमारे लिए? मोशन स्टडी है।
तो मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लिफ्टिंग, बेंडिंग एंड रीचिंग। समय वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्या है इसका वन लाइनर, लेस मोशन मोर प्रोडक्शन। कम मूव करेंगे, कम मूव से मतलब है वेस्टफुल मूव, वेस्टफुल मोशन नहीं होना चाहिए। देन वी हैव टाइम स्टडी। जितने फाउंडेशन वाले हैं वो तो इसको रोज ही देख लें, यही करना है आपको, टाइम स्टडी। कितना समय बचा है, बस फिर देख लेना, क्योंकि दिन तो ऐसे ही कटते हैं, मुस्कुराने में चले जाते हैं, फिर मुस्कुराने का मौका दूसरों को मिलता है ना। क्योंकि अपन जो लोग बड़ी बैटल लड़ते हैं उनको बड़ी बेइज्जती के लिए तैयार रहना चाहिए। जो अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया है, वो तो बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं, आप ज़्यादा रिस्क में, ठीक है। तो जो बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा सीरियस भी रहना पड़ता है, और यही सब आपकी कॉस्ट है, और अगर आप इन कॉस्ट को नहीं समझ पाएंगे फिर परेशान होएंगे, ठीक है। तो टाइम स्टडी आपको क्या समझाएगा, मेंटेन और क्रिएट स्टैंडर्ड टाइम। देयर विल बी अ स्टैंडर्ड टाइम, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड टाइम, एंड देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड टाइम। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वो स्टैंडर्ड टाइम है जो मैं मस्ट की कैटेगरी में आता है, हिला ही नहीं सकता, नॉन नेगोशिएबल आवर्स हैं ये वो टाइम है जिसमें मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता हूँ, और ये वो आर है जो मेरा फ्री है। अगर आपका दिनचर्या आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये बजना बंद कर देगा, सबको पता है, इस पे नहीं लगाना फ़ोन। उसका कारण है उनको अपने को अपना टाइम पता है, अपने को अपना टाइम प्रायोरिटाइज है। आते हैं तो कब तक आते हैं ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर ये मेरी लाइफ चलाने लग जाएगी, फ़ोन आ गया तो मेरे को बात करनी ही पड़ेगी, इतनी तवज्जो आज भी किसी की नहीं है। मेरी मर्जी है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ और भी करना है ना, मतलब मैं इंदौर की रक्षा कौन करेगा फिर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका इतना क्रूशियल समय चल रहा है, इसमें आपका टाइम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको अपना समय कहाँ यूज़ करना है, कहाँ खर्च करना है। एवरी सेकेंड काउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव फटीग स्टडी। व्हाट वी हैव, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब रेस्ट पीरियड, ये भी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट पीरियड शुड बी देयर, लंच टाइम होना चाहिए, प्रॉपर लंच होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपरली होना चाहिए, कुछ भी इसमें कम ज़्यादा नहीं होना। क्योंकि अगर आप राइट अमाउंट ऑफ और सही फ्रीक्वेंसी का रेस्ट नहीं दोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट मशीन। पर शॉर्ट टर्म के लिए मशीन जैसा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ समय के लिए मशीन जैसा काम नहीं कर सकते तो आप बड़ी सक्सेस की तरफ अपना मुंह मत देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जो आज से पहले आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ, तो बिहेव लाइक अ मशीन। ईट, स्लीप, वर्क, सिंपल 3 थिंग्स फॉर 6 months एंड यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द चेंज। और नहीं कर सकते हैं देन एंजॉय, सिंपल, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जी। इन चारों को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी। क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है, पर मैं उसके पहले ये वाला डील करता हूं आपके साथ। इसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। कौन है भाई जो ये अपने को सिखा रहा है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ना, ये फैक्ट्री ओरिएंटेड आदमी है, फैक्ट्री मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया थे ये। फैक्ट्री मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई, राइट। फैक्ट्री मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया, एक दिन ये सोचा कि मेरे यहाँ पे 2 तरीके के एम्प्लॉय होंगे, एक वो जो बहुत अच्छा काम करते हैं और एक वो जो बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने कैटेगरी दी, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर। मेरे साथ रिपीट करेंगे, कौन सी 2 कैटेगरी दी दोस्त, एफिशिएंट वर्कर और। अब सवाल ये था कि पहचाना कैसे जाए कि कौन एफिशिएंट वर्कर है और कौन इनएफिशिएंट वर्कर है। तो इन्होंने कंसेप्ट लाया कि मैं सारे एम्प्लॉयज़ को टास्क दूंगा। जैसे मान लो 10 घंटे का काम रखा और बोला कि 10 घंटे में 10 बॉक्स बनाना है। अब कोई 10 बनाएगा, कोई 8 बनाएगा, कोई 9 बनाएगा, कोई 12 बना देगा। तो जो जितना प्रोडक्शन करेगा उसको उसके हिसाब से पेमेंट करूंगा।
इससे मुझे ये पता चलेगा कि कौन एम्प्लॉय बहुत इफेक्टिव है क्योंकि उसको ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, और कौन एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसको क्या हो रहा है, पेमेंट। क्या बात समझ में? तो इससे लोग डिमोटिवेट होंगे क्या? नहीं। जिन्हें कम पेमेंट हो रहा है उन्हें ये समझ में आएगा ये भी सेम टाइम आता है, उतनी देर ऑफिस में रहता है, बस हाँ टारगेट 10 का है तो ये 12 बना देता है तो इसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। टारगेट 10 का है लेकिन मैं 8 ही बनाता हूँ, आधा एक घंटा इधर उधर टाइम पास करता हूँ तो गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हाँ ना बोलो। वन लाइनर क्या है, मोर आउटपुट मोर पे आउट। लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर विच इज फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या नाम है? अब क्या हुआ, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना, ये सिर्फ समझ सकते हैं, बाकी आपकी रीडिंग है। दिस इज व्हाट फैक्ट्री, दिस इज व्हाट, उन्होंने फैक्ट्री को दो भागों में बांटा। सामने देखिएगा, दिख रहा है आपको? फैक्ट्री को कितने भागों में बांटा? अब एक भाग को इन्होंने बनाया प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्या बनाया, और एक को इन्होंने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने बैठाए 4 लोग। कितने लोग? एक्चुअल में ये उस समय पे क्या ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ रहे थे जिसके अंदर 8 क्वालिटीज हो, और भावीवश उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो इनको एक व्यक्ति में 8 क्वालिटी वाला व्यक्ति नहीं मिल पाया, तो बेचारे विमर्श होके क्या करते, तो इन्होंने 8 लोगों को ढूंढा। ठीक है, और उन 8 लोगों से एक सिस्टम बनाया। सिस्टम को ध्यान से देखिएगा, मैं जानता हूँ आपको आता है, मुझे बताइए। प्लानिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने पहली पावर किसको दी, कौन व्यक्ति को बनाया? इन्होंने बनाया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक, फिर किसको बनाया? रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता था, प्लानिंग करते टाइम इंस्ट्रक्शन देता था, ये समझाता था कि फैक्ट्री में जो मूवमेंट होगा ना, कि पहले कैसे करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कौन देगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क देगा। रूट क्लर्क डिसाइड करता था मोशन, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। फिर कौन आया? हाँ जी, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट वाला व्यक्ति ये बताता था कि फैक्ट्री में जो भी काम होगा उसमें कितना समय लगना चाहिए और कितना खर्चा लगना चाहिए, और इन सब को ओवरव्यू करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक व्यक्ति और बैठाया जिसका नाम था डिसिप्लिनेरियन। ठीक, तो 3 लोग रखे और 3 पे किसको बैठाया, डिसिप्लिनेरियन, मतलब 3 पे 1 4 हो गए। अब इन चारों के अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 लोग थे। पहला गैंग बॉस, गैंग बॉस जो लोगों को संभालता था। फिर आया स्पीड बॉस, जो रूट आपने डिसाइड किया उसकी स्पीड इंश्योर करता था। फिर आया रिपेयर बॉस, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स हैं, रिपेयरिंग का काम आएगा तो वो काम कौन मैनेज करेगा, रिपेयर बॉस करेगा। और फिर कौन आया लास्ट में, इंस्पेक्टर, जो इन तीनों पे क्या करेगा, निगरानी रखेगा। क्या ये चीज़ समझ आती? पक्का? अब क्लर्क का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय है, और बॉस का मतलब भी यहाँ पे एम्प्लॉय है। बॉस का मतलब मालिक मत मान लेना, और क्लर्क का मतलब नौकर मत मान लेना। बाहर के कल्चर में क्लर्क, बॉस, एग्जीक्यूटिव ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का? वन लाइनर क्या है भाई? 8 हेड्स। ये भी मैंने किसी की बायो में ही पढ़ा था। बताओ जी, क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का? एक बार रिव्यू कर लें। चलो, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल कितने हैं बेटा, कौन कौन से? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एफिशिएंसी। हाँ, वेरी गुड। देन वी हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स। अभी लास्ट कौन सी पढ़ी हमने, फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, नहीं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड, और इन सबको मिलाओ तो कौन सी स्टडी,
वर्क स्टडी, ठीक है। और लास्ट हमने एक और क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या चैप्टर 2 में मानूँ आपको समझ आया? पूरा 100% रिवाइज, कोई टॉपिक तो नहीं छूटा है? पक्का? बहुत बहुत स्वागत है फिर आपका। ठीक है यहाँ तक? तो थैंक यू फॉर द चैप्टर 2।